ओके, तो बात करनी है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, हिंदी में रासलीला। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो, ये सिस्टम ना बेसिकली डिज़ाइंड है, नेचर ने डिज़ाइन किया है हर एक मैमल में जिसके पास मेटानेफ्रिक किडनी है कि बॉडी में अगर ब्लड लॉस हो तो उस ब्लड लॉस से बचने के लिए और ब्लड प्रेशर को राइज अप करने के लिए कैसे मैकेनिज्म काम करेगा। तो बहुत बेसिक सी स्ट्रक्चर है, हम सब कुछ यहीं इसी पोर्ट्रेट पर रख के देख रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास एक इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। बहुत इजी है अज्यूम करना। लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये ब्लड सर्कुलेशन है कंप्लीट। और अब इस सर्कुलेशन में हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है लीकेजेस हो रहे हों। अब ये लीकेज कैसे भी हो सकता है भाई, ब्लड फ्लो को हमें कम करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक्सीडेंट हो सकता है, हेमरेजेस हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, एनीथिंग जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम किसी भी तरह से कम हो रहा है। अब ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ पर देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स जो इस जगह पर काम कर रहे हैं। तो कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें से हम ऑब्वियसली एक हम बात करने वाले हैं इधर नेफ्रॉन की। यहाँ पर ये नेफ्रॉन होगा। इसके साथ में और कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं भाई, 100% यहाँ पर इस इंसान का नर्वस सिस्टम भी काम करेगा। नर्वस सिस्टम के अलावा देयर विल बी लिवर वर्किंग ऑन। लिवर के साथ में यहाँ और काम करेंगे, ये मान लेते हैं यहाँ पर लंग्स होंगे। यहाँ इसके लंग्स होंगे। इसके साथ में यहाँ पर मान लेते हैं हम इसकी एड्रिनल ग्लैंड होगी। वैसे कितना समझ में आ रहा है कि ये ऑर्गन्स यहाँ पर फिलहाल में इतने ऑर्गन्स हैं जिनका हमें फंक्शनिंग देखना है। देयर विल बी नेफ्रॉन, लिवर, सीएनएस अलॉन्ग विद लंग्स एंड एड्रिनल। अब अजम्पशन हमारा ये है कि हमारा यहाँ से ब्लड लीकेज हो गया और इस ब्लड लीकेज की वजह से इस इंसान का ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो फिर कहीं ना कहीं ये इंसान अभी ऑक्सीजन की कमी पर होगा तो हाइपॉक्सिक हो रहा होगा, और हाइपॉक्सिक हो रहा है तो इसकी जान पर अभी बनी हुई है। तो एक गोल है इस टाइम पर बॉडी का कि इस सिस्टम को राइज अप करना है, हाइक करना है और इस इंसान का ब्लड प्रेशर वापस इसी कंडीशन पर लेकर के आना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड,
हम यहाँ से मान लेते कि यहाँ से इस सिस्टम से रीनल आर्टरी निकल रही होगी और ये रीनल आर्टरी फर्दर मोर आगे और टूट करके नेफ्रॉन तक पहुँचेगी। हम नेफ्रॉन तक हमें पता है कि एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स ऑन एन एवरेज होते हैं। तो इन सभी नेफ्रॉन्स में यहाँ से जा रहा है इसका ये आर्टरी आई, ये आ गया एफरेंट आर्टीरियोल और ये एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ जा करके बनाएगा ग्लोमेरुलस, देन यू विल सी इफरेंट आर्टीरियोल गोइंग ऑन और ये इफरेंट आर्टीरियोल फाइनली ब्लड में जा करके इस ब्लड सिस्टम में जा करके मिल जाना है। तो ये हो गया हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल, ये हो गया हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल, ये हो गया हमारे पास ग्लोमेरुलस। कंडीशन इन नॉर्मल कंडीशन क्या होने वाला है कि यहाँ से जो ब्लड घूमता है, ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा इधर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन से फिल्ट्रेट इधर निकलेगा। इस फिल्ट्रेट के आगे की फिजियोलॉजी हमें पता है कि यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होना है, देन वी हैव DCT ओवर देयर और इस तरह से आगे चलेगा। नाउ व्हाट रास सिस्टम इज डूइंग कि यहाँ पर जो एफरेंट आर्टीरियोल है, इस एफरेंट आर्टीरियोल के पास स्पेसिफिक सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं जो मॉडिफाइड हैं और मॉडिफाइड होकर के ये बनी हुई हैं बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स मतलब इनके पास रिसेप्शन ऑफ प्रेशर है, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। इन प्रेशर रिसेप्टर्स के साथ में कंडीशनिंग क्या है कि जब भी यहाँ से ब्लड जाएगा तो अगर उसके प्रेशर में थोड़ी कमी है, स्मूथ मसल्स हैं, तो इनको प्रेशर फील हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर फील होगा दीज सेल्स अल्टीमेटली आर गोइंग टू रिलीज रेनिन इन दिस पोर्शन अलॉन्ग विथ। ये जब नीचे चला तो यहाँ जब हम DCT पर पहुँचते हैं तो DCT पर स्पेशलाइज सेल्स हैं जो इस तरह से कॉलमनर शेप में आ गई हैं और यहाँ पर एक डेंस डार्क पार्ट बनाती हैं। दैट्स वाई दिस पोर्शन इज कॉल्ड मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा इजी, यहाँ तक इजी रहना चाहिए। अब ये दोनों पोर्शंस मिलकर के आपस में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से कनेक्टेड हैं और यहाँ आकर के ये एक एपरेटस बन जाता है। ये एपरेटस को हम लोग नाम दे रहे हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जो मैक्यूला डेंसा की सेल्स हैं, दीज सेल्स आर ऑस्मो रिसेप्टर्स, मतलब यहाँ पर ये सोडियम सेंस करेंगी, ऊपर ये प्रेशर सेंस करेंगी और ये दोनों मिलकर के इस जगह से ब्लड का प्रेशर जो डाउन हुआ है उसके अगेंस्ट एक सिस्टम, एक फंक्शनिंग, एक रेनिन वाली फंक्शनिंग को चालू करने वाले। और यहाँ अब अजम्पशन क्या है कि यहाँ से जब ब्लड फ्लो हो रहा था और इधर लीकेज हो गया है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा और ये दोनों प्रेशर डाउन जब जाएंगे इस पोर्शन पर आकर के यहाँ फिल्टरेशन का रेट GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ये डाउन हो जाएगा और जब GFR डाउन होगा तो यहाँ से प्रोडक्ट जाने लगेंगे। अब हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो GFR है वो अराउंड 125 ml पर मिनट की होती है और इस GFR में जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और सुबह हमने डिस्कस किया था कि 99% ऑफ दैट फिल्टरेट इज बीइंग रीएब्जॉर्ब्ड बाय दिस पोर्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में सोडियम अगर जा रहा है तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर अगर 100% सोडियम आया तो 100% में से 60% 70% सोडियम चला जाएगा। मतलब यहाँ जो सोडियम आना है इस एरिया में वो सोडियम बहुत मिनिमल अमाउंट में होगा और इस मिनिमल अमाउंट में ये सोडियम को सेंस करेंगे। अब हम समझ क्या रहे हैं कि लीकेज जब हुआ है तो ऑब्वियसली बात है GFR डाउन गया होगा, GFR डाउन गया होगा तो उसके हिसाब से सोडियम भी डाउन गया होगा, सोडियम डाउन गया होगा तो यहाँ पर जो 10-20% पहुँचना था उससे भी कम सोडियम पहुँचा है। मतलब ये रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट होने वाले और जब ये दोनों रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये यहाँ से जो बैरो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर रेनिन रिलीज करने लगेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है।
कि ब्लड लीकेज हुआ है तो ये दोनों रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, तो यहाँ पर रेनिन को रिलीज़ कर दिया गया और ये रेनिन यहाँ से इफरेंट आर्टीरियोल से होता हुआ फाइनल रीनल वेन से होता हुआ यहाँ सिस्टम में पहुँच रहा होगा, पहुँचा देते हैं। अब अल्टीमेटली जब ये यहाँ पहुँचेगा तो रेनिन जो है ये एक एंजाइम है और रेनिन जो एंजाइम है यहाँ पर काम करने वाला है कि इसके लिए भी एक सबस्ट्रेट होगा, तो ये अपने सबस्ट्रेट को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला, दैट सबस्ट्रेट विल बी प्रोड्यूस्ड इन हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स में दुनिया भर का प्रोटीन बनाते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स को छोड़ करके सारे प्रोटीन जो प्लाज्मा में हैं सब लिवर में बनाए जा रहे हैं और एक प्रोटीन और ये यहाँ पर बना रहा होता है, दैट प्रोटीन इज एंजियोटेंसिनोजन। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, मतलब इनएक्टिवेटेड प्रोटीन है और यहाँ रेनिन जब इसके साथ मिलेगा तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, शॉर्ट में लिख देते हैं एंजियोटेंसिन 1 में इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्जन हुआ है, ब्लड लॉस अभी भी चालू है, ब्लड फ्लो डाउन है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर्स है जिनको हमें बढ़ाना है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये ट्रैवल करता हुआ जाता है, यहाँ से ब्लड फ्लो में ट्रैवल करेगा तो वीनस ब्लड जो होगा, वीनस आउटपुट अल्टीमेटली लंग्स तक पहुंचने वाला है और जब ये लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स के पास में एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो बनता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। और ACE के दो काम हैं यहाँ पर। एक काम है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा और साथ के साथ में ये एंजियोटेंसिन के इस कन्वर्जन के अलावा यहाँ पर एक और कंडीशनिंग होती है कि ब्रेडिकाइनिन, हमने नाम बायोमोलिक्यूल्स में लिया था, ब्रेडिकाइनिन जो होता है जो कि एक वेसो डायलेटर है उसको ये इनएक्टिवेट कर देगा। तो ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन ला दिया और यहाँ से ये आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, मीनवाइल एक चीज़ और होनी है कि यहाँ पर जो सेंसर्स हैं CNS में, जो सेंसर्स हैं, ये CNS के सेंसर्स भी इस बात को मानेंगे कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है। कैसे मानेंगे? लेट्स गो टूवर्ड्स दैट कि ऐसा मान चलते हैं कि यहाँ पर हमारा हार्ट भी कनेक्टेड होगा, यहाँ पर हार्ट कनेक्टेड होगा। तो इस कार्डियक कनेक्शन में जो कार्डियक साइनस है, कार्डियक साइनस से जो एरिया है यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को रिसेप्ट करते हैं। ये प्रेशर रिसेप्टर्स यहाँ से सिग्नल भेजेंगे कि जब ब्लड का प्रेशर कम होने लगा है तो ये सिग्नल ऑल द वे पहुँचेगा टू द CNS और यहाँ आकर के इस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, विच इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से यहाँ से जब जानकारी चलेंगी तो इस तरह से सिंपैथेटिक नर्व्स, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स टू बी स्पेसिफिक, यहाँ से सिग्नल्स को अराइज करेंगी और इन सिग्नल्स में से एक नर्व सिग्नल्स यहाँ ऑल द वे पहुँचेंगे और पहुँच करके सीधा इस एरिया में काम करेंगे, मतलब JG पर ही काम करेंगे। बहुत ध्यान से सुनते हुए समझते चलना क्या हो रहा है अभी तक कि ब्लड प्रेशर डाउन हुआ था, इधर रेनिन रिलीज़ किया गया है। रेनिन क्या काम कर रहा है ये हम देख चुके हैं। इधर ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो इधर जो साइनस एरिया है, ये कार्डियक साइनस पोर्शन से सिंपैथेटिक नर्वस जो स्टिमुलेशंस हैं वो आगे चले और ब्रेन को जाकर सिग्नल आउट किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इस एक्टिवेशन से कुछ नर्व्स यहाँ से रिलीज़ होकर के इधर पहुँची हैं, वापस से इधर जा कर के, और यहाँ आकर ये रिलीज़ करेंगी नॉर एपिनेफ्रिन को। नॉर एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट करेगा इन बैरो रिसेप्टर सेल्स को।
अगेन, और ये जो जेजी सेल्स हैं ये फिर से रेनिन और रिलीज़ करेंगे। मतलब जितना जितना ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, हर एक मैकेनिज़्म रेनिन के रिलीज़ को बढ़ाता जा रहा है। जितना ज़्यादा रेनिन यहाँ पहुँचेगा, रेनिन पहुँचते हुए एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता चलेगा, और एंजियोटेंसिन 1 आगे चल करके ब्रेडिकाइनिन को शटअप कर देगा, और उसके बाद में एंजियोटेंसिन 2 को साथ में रिलीज़ करता हुआ चलेगा। नाउ दिस एंजियोटेंसिन 2 इट हैज़ मैनी स्पेसिफिक फंक्शनिंग्स, एक एक को हम यहाँ पर सिग्नल आउट कर रहे हैं। एंजियोटेंसिन 2 का पहला फंक्शन जो आएगा, भाई बेसिक अगर हम समझें तो लेट्स सी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा हार्ट है, पल्मोनरी हार्ट। ये पल्मोनरी हार्ट होगा, और पल्मोनरी हार्ट का वीनस कनेक्शन, इधर हमारे पास सिस्टमिक कनेक्शन, सिस्टमिक कनेक्शन ऐसे नीचे जा रहा है एओर्टा से होता हुआ आर्टरीज। अगेन ये पल्मोनरी कनेक्शन है, ये वेन से कनेक्टेड है। एज वेल वी नो कि ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये बीच में बेड्स से कनेक्टेड होते हैं, एनास्टोमोसिस बेड्स जिनको आप बोल रहे हो, वहाँ पर इनका कनेक्शन होगा इस तरह से। ये कनेक्शंस हैं। अब यहाँ जैसे ही एंजियोटेंसिन जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन 2 ये पहुँचा है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा कि इधर जो ये कैपिलरीज हैं, सॉरी ये जो वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स हैं, तो इन वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स के ऊपर भी स्मूथ मसल्स के कनेक्शंस होंगे। भाई स्मूथ मसल्स यहाँ भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ भी जुड़ी हुई हैं, और यहाँ भी जुड़ी हुई हैं। तो दिस एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू एक्ट अपॉन दोज वेन्यूल की जो स्मूथ मसल्स। अब वेन्यूल की स्मूथ मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इस कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर ऑल द वे जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको बढ़ाता हुआ चलेगा। मतलब जो वीनस ब्लड प्रेशर है, वीनस ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ने लगेगा। अच्छा, वीनस ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वीनस ब्लड प्रेशर आगे चल करके ऑल द वे ये घूम फिर करके लंग्स से होता हुआ यहीं आना है, तो प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पहुँचेगा। इधर एंजियोटेंसिन 2 की वजह से ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जब आर्टीरियल या आर्टीरियोल के जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पर ये इसको दबाने लगेंगे। और जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्शन के चलते यहाँ पर हमें सिस्टोलिक जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा है, जितना सिस्टोलिक प्रेशर आया है उतना ही डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ने वाला है। अब डायस्टोलिक प्रेशर साथ में बढ़ेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाया, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ाया। हमारे पास कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है जहाँ पर एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होते हैं उनके अंतर पर हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल करके लेके आते हैं। जब ये दोनों बढ़ रहे हैं कि तो ऑल द वे यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। तो एक फ्रैंक स्टर्लिन जो लॉ है वो बोलता है कि जितना ज़्यादा कार्डियक डायलेट करेंगे उतने ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके हिसाब से आउटपुट बढ़ने वाला है। तो जब ये दोनों प्रेशर बढ़ गए हैं तो कार्डियक आउटपुट ऑल द वे बढ़ने वाला। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ये कार्डियक आउटपुट पहुंचेगा इस एरिया तक, और ब्लड के लॉस के बावजूद यहाँ पर फिल्ट्रेशन को कम कराएगा। पानी का रीएब्जॉर्प्शन अब होना बढ़ना स्टार्ट करने वाला है। तो एक केस तो ये हो गया, एंजियोटेंसिन 2 का पहला फंक्शन है कि ये जो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स हैं, इन आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इनके कॉन्स्ट्रिक्शन से आप ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हो। देखो मैकेनिज्म थोड़ा और ज़्यादा डिटेल है, लेकिन हम थोड़ा कम में चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और साथ में हुई कि जब यहाँ पर ये प्रेशर बढ़ा तो इस प्रेशर के बढ़ने के साथ में जो सिग्नल्स यहाँ से अराइज हुए, ये सिग्नल्स अराइज होकर के इधर स्पेशली काम करने लगेंगे इस एरिया में। अब ये है क्या, एड्रिनल का कॉर्टिकल पार्ट है।
एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ आया, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो पहला जोन है जो हमने उठाया है यहाँ पर जो मार्क्ड है, ये जोन को आप बोल देते हो जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना ग्लोमेरुलोसा का काम होता है एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करना, दैट इज नेम्ड एल्डोस्टेरोन। ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह पर एक जगह का और फंक्शन लेकर के आ रहे हैं। न्यूरल जो केमिकल इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, वहाँ के हिस्से से चलो। एल्डोस्टेरोन हमें पता है कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है, राइट। अब ये स्टेरॉयड हार्मोन क्या करने जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर सिग्नल अप किया है, जैसे ही यहाँ पर सिग्नल अप किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने और इस पूरे सिनारियो ने, यहाँ से जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ये एल्डोस्टेरोन ऑल द वे पहुँचता है इनके पास में। और जो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, जो डीसीटी और नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट वाला सेल है, इसको थोड़ा जूम यहाँ कर रहा हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट आ गया। नेफ्रॉन का लास्ट वाला पोर्शन, और यहाँ हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल्स कहे जाते हैं। अब इन सेल्स में होगा ये कि एल्डोस्टेरोन जो होता है, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन है, ये सीधा अंदर जाएगा। हमने मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं, एक होता है जो मेन जो सेल के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है वहाँ काम करेगा, दूसरा वो होता है जो सेल के अंदर एंट्री करता है और जीन्स पे काम करने लगता है। तो एल्डोस्टेरोन यहाँ जाएगा और एल्डोस्टेरोन यहाँ जा कर के इसके न्यूक्लियस में एंट्री करेगा बाय फॉर्मिंग दैट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ जाकर ये स्पेशलाइज्ड जीन्स हैं जिनको एक्टिवेट करेगा। अब इन जीन्स में जो पहला जीन है, ये पहला जीन यहाँ पर स्पेशल एक फंक्शन कैरी आउट करने वाला है। ये इसके ये जो लेटरल एरियाज़ हैं, इन लेटरल एरियाज़ पर सोडियम और पोटेशियम के जो ATPase हैं, जो सोडियम पोटेशियम के पंप हैं, इन पंप्स को एक्टिवेट करेगा। फंक्शन समझ में आ रहा है हमारे पास कि ये काम जीन्स के एक्टिवेशन से हो रहा है। स्टेरॉयड हार्मोन जीन्स का एक्टिवेशन करेगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप्स को यहाँ पर ऐड ऑन करा देगा। सोडियम पोटेशियम पंप जब ऐड ऑन होंगे तो इसकी वजह से होना ये है कि यहाँ से सोडियम को तो बाहर फेंका जाएगा और पोटेशियम की अंदर एंट्री होने लगेगी। पहला फंक्शन समझ में आया कि इसने जाकर के जीन्स में एक जीन को एक्टिवेट किया, उस जीन ने जाकर के जैसे वो ट्रांसलेट हुआ उसने प्रोटीन्स बनाए, प्रोटीन्स मेम्ब्रेन पर आकर के जुड़ गए। स्पेशलाइज पंप्स थे, इन पंप्स ने सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया एंड पोटेशियम को अंदर फेंकना स्टार्ट कर दिया। द सेकेंड जीन जिस पर ये काम करने वाला है ये हार्मोन, ये जाकर के दूसरे जीन के सिस्टम पे जाकर अटैक करेगा और यहाँ से कुछ स्पेशलाइज्ड चैनल्स बनाए जाएंगे जो इस साइड वाले मेम्ब्रेन पर आकर के जुड़ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ इस पोर्शन में जो मटेरियल आ रहा है उसमें आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, और सोडियम आयंस के होते हुए यहाँ एक चीज़, अगर आप डेंसिटी का जो ग्रेडियंट देखना चाहो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखें, तो अंदर की तरफ क्योंकि सोडियम बाहर फेंक दिया गया है इस सेल में से, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में अब सोडियम कम है, और इधर जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर अभी सोडियम ज़्यादा है। तो ऑल द वे ये जो सोडियम है ये यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करेगा। अब सोडियम की एंट्री हो गई, तो सोडियम की एंट्री हो गई इधर, और यहाँ से सोडियम का एग्जिट हो रहा है, और ये जो सोडियम है फाइनली इधर फैलाया जा रहा है इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियम में सोडियम इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, और जैसे जैसे सोडियम इकट्ठा होगा हमें पता है कि सोडियम अपने साथ साथ पीछे पानी को लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पर जो पानी जा रहा है इसके साथ में पानी का भी रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो अभी तक क्या क्या हुआ है कि रेनिन आया, रेनिन ने आकर के एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 को ACE ने कन्वर्ट कर दिया, लंग्स में जो था उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। ब्रैडिकाइनिन को स्विच ऑफ किया है ताकि यहाँ पर वेजोडाइलेशन बंद हो जाए। एंजियोटेंसिन 2 चला, पहला काम इसने ये किया कि वेजो कॉन्स्ट्रक्शन कर दिया यहाँ पर आर्टेरियोल और वेन्यूल्स के स्मूथ मसल्स का, और इनके
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा। अलॉन्ग विथ यहाँ से जो सिग्नल्स अराइज हुए थे, इन सिग्नल्स ने नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करके इधर रेनिन को बढ़ाया है, और कुछ सिग्नल्स ने आकर के यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे फंक्शनिंग किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जोना ग्लोमेरुलोसा वाला पोर्शन है, यहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ। एल्डोस्टेरॉन ने जो काम किया कि जो इधर प्रिंसिपल सेल्स थी, इन प्रिंसिपल सेल्स के जीनोम में जाकर एक्टिविटी शो करी, और इस जीनोम की एक्टिविटी से सोडियम का इंटरस्टिशियम में आना बढ़ गया, और यहाँ से इसका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया। दैट्स व्हाट इट डज। इसके साथ में एक काम और होने लगेगा कि यहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ जो सिग्नल पहुँचे हैं, इन सिग्नल्स के कुछ पोर्शंस यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर हमारे पास पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है। न्यूरोहाइपोफाइसिस यहाँ पर है। न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक पोर्शन एक हार्मोन रिलीज करेगा यहाँ पर, जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये ADH जाकर के अब काम करने लगेगा, इधर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, साथ में ये इस पोर्शन को भी दबाएगा, और इस पोर्शन के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में यहाँ पर GFR को इंक्रीज किया जाएगा फाइनली। इधर GFR इंक्रीज हुआ है, साथ के साथ में ये जो सिग्नल्स यहाँ पहुँचे थे, इन सिग्नल्स ने हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस पर भी काम करेगा। हाइपोथैलेमस पर जाकर के ये सिग्नल्स बोलेंगे कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो इस जगह के जो थर्स्ट रिसेप्टर्स हैं, इन थर्स्ट रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट किया जाएगा। तो द पर्सन हु इज़ लूजिंग ब्लड विल फील मोर एंड मोर थर्स्ट, और ज़्यादा प्यास लगेगी तो ज़्यादा पानी पी करके इस पूरे सिस्टम को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करेगा। दैट्स हाउ द बॉडी वर्क्स। इतना सब फंक्शन अगर समझ में आया है तो बता देना, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो, दोबारा से बना करके भेज दूँगा।